बात 200 साल से भी ज्यादा पुरानी है, जब 800 महार सैनिक 28,000 मराठों को हराकर दलितों के इतिहास की गाथा लिख रहे थे, जिसे सवर्ण इतिहासकारों ने अपने ढंग से मोड़ दिया या दबाए रखा। वक्त था 1818 का। तब पेशवा बाजीराव द्वितीय की अगुवाई में 28,000 मराठा मिलकर अंग्रेजों पर हमला करने पुणे जा रहे थे। तब उनका सामना हुआ 800 सैनिकों की एक टुकड़ी से, जो पुणे में अंग्रेजों की तरफ से लड़ रही थी। पेशवा 2000 सैनिक भेजकर इस टुकड़ी को तबाह करने का आदेश देते हैं और तब शुरू होती है लड़ाई, महार बनाम मराठाओं की लड़ाई। बारह घंटे तक चली इस लड़ाई में मराठाओं के हौसले जवाब देने लगते हैं और वो अपने कदम पीछे खींचने को मजबूर हो जाते हैं। जिस टुकड़ी से मराठा सैनिक भिड़े थे, उनमें ज्यादातर फौजी महार दलित समुदाय के थे। उनका ताल्लुक बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री से था। इस लड़ाई का जिक्र जेम्स ग्रांट डफ की किताब अ हिस्ट्री ऑफ द मराठाज में भी मिलता है, जिसके अनुसार भीमा नदी के किनारे हुए इस युद्ध में महार समुदाय के सैनिकों ने 28,000 मराठों को बुरी तरह पीछे खदेड़ दिया और पेशवा के 500 से 600 सैनिक मौत के घाट उतार दिए थे। इसी बाबत भारत सरकार ने महार रेजिमेंट पर 1981 में एक स्टाम्प भी जारी किया था, लेकिन सवर्ण इतिहासकारों ने चालाकी से अपनी विफलताओं को छुपाते हुए दूसरों की सफलताओं को अपने हक में लिखा है। महारों के लिए ये लड़ाई अंग्रेजों की नहीं बल्कि अपने सम्मान की लड़ाई थी, अपनी अस्मिता की लड़ाई थी, क्योंकि पेशवा शासक महारों से अछूतों वाला व्यवहार करते थे। दलितों की स्थिति इतनी बुरी थी कि नगर में प्रवेश करते वक्त महारों को अपनी कमर में एक झाड़ू बांधकर चलना होता था, ताकि उनके पैरों के निशान झाड़ू से मिटते चले जाएं। यही नहीं, उस वक्त दलितों के गले में एक बर्तन भी लटकाया जाता था ताकि वो उसमें थूक सकें और उनके थूक से कोई सवर्ण अपवित्र न हो जाए। कुएं और पोखर से पानी निकालने को लेकर भी उनके साथ भेदभाव होता ही था। वहीं कुछ इतिहासकारों की इस लड़ाई को लेकर अलग राय है। उनका मानना है कि महारों ने मराठाओं को नहीं बल्कि ब्राह्मणों को हराया था। तो सच आखिर क्या है? क्यों महार अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे? महारों की इस विजय की याद में विजय स्तंभ की स्थापना की गई थी, जहां दलित समुदाय के लोग युद्ध में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने और उनके पूर्वजों के शौर्य को याद करने के लिए जुटा करते थे। 1 जनवरी 2018 को किन हिंदुत्ववादी ताकतों ने इन दलितों पर हमला कर दिया था, जिसे आज भीमा कोरेगांव केस के नाम से जाना जाता है। स्टोरीज अनटोल्ड में हम आपके सामने लाए हैं भीमा कोरेगांव की कहानी, जो समय के दायरों में कहीं खो गई है। I regard myself as a soldier, though a soldier of peace. Let us leave aside slogan. At the stroke of the midnight hour, खुशामदीद मैं हेमंत। एक कस्बा है कोरेगांव, जो भीमा नदी के किनारे पुणे से 20 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। पुणे के बीचों बीच है शनिवार वाड़ा का किला, जो मराठा साम्राज्य के वैभव का प्रमाण भी है। और मैं आपको लिए चलता हूं 1817 की दरमियानी शाम, जब तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध भीमा नदी के किनारे लड़ा जा रहा था। बाजीराव पेशवा की सेना युद्ध क्षेत्र में शनिवार वाड़ा का किला हार चुकी है और पेशवा युद्ध क्षेत्र में कोंकण की तरफ कूच कर रहे हैं। अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे ईस्ट इंडिया कंपनी के जनरल स्मिथ शनिवार वाड़ा को कर्नल बर्र के हवाले कर पेशवा के पीछे जाना शुरू करते हैं, लेकिन स्मिथ को एहसास है कि सिपाहियों की संख्या कम हो गई है। पेशवा को पकड़ भी लिया तो इतने सैनिक पेशवा की सेना का सामना नहीं कर सकेंगे। कर्नल बर्र को आदेश दिया जाता है कि पूना से कुछ सिपाहियों को तुरंत कोंकण रवाना करें। कोंकण की तरफ से जनरल पुलिसर के नेतृत्व में कंपनी की सेना को भेज दिया जाता है। इस टुकड़ी की भेजे जाने की खबर पेशवा तक पहुंच जाती है, अतः वो अब दूसरी दफा अपना रास्ता बदल लेते हैं। अब पेशवा कोंकण के बजाय अपना रास्ता नासिक की तरफ मोड़ लेते हैं। तब उन्हें एक बार फिर स्मिथ से लड़ाई का आभास होता है। रास्ता तीसरी बार फिर बदला जाता है और पेशवा एक बार फिर पूना की तरफ कूच कर जाते हैं। कर्नल बर्र के गुप्तचर पेशवा के हर रास्ते पर कड़ी नजर रख रहे थे। फिर आता है दिन 31 दिसंबर 1817 का, जब शिरूर से कंपनी की बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री की दूसरी बटालियन के 834 लोगों का लश्कर पूना की तरफ बुलाया जाता है। इसमें 500 जवान, 300 घुड़सवार, 24 जवान मद्रास तोप खाने के और 2 6 पाउंडर तोप के साथ आ रहे थे। ये बटालियन रात भर 45 किलोमीटर की दूरी चलने के बाद सुबह करीब 10 बजे भीमा नदी के किनारे कोरेगांव पहुंच जाती है, जिसकी कमान संभाल रहे थे कैप्टन फ्रांसिस एफ स्टॉटन।
अगले दिन यानी 1 जनवरी 1818 को लड़ाई होती है और महार रेजिमेंट के सिपाही मराठाओं को बुरी तरह जख्मी कर पीछे धकेल देते हैं। 2 तारीख की सुबह उन सभी पोस्टों पर कब्जा कर लिया जाता है जिन पर पिछली रात तक पेशवाओं का कब्जा हुआ करता था। पेशवा हमला रोक देते हैं। इस युद्ध में कंपनी के 111 जवान मारे जाते हैं और 149 जवान घायल होते हैं। वी लेंगर की किताब फॉर फ्रंट फॉर एवर द हिस्ट्री ऑफ महार रेजिमेंट के मुताबिक ईस्ट इंडिया की तरफ से लड़ते हुए इस युद्ध में कुल 22 महार, 16 मराठा और 8 राजपूत सैनिक भी लड़ते हुए मारे गए, जबकि कंपनी के डॉक्यूमेंटेशन में मौजूद डेटा के हिसाब से 500 से 600 पेशवा सैनिकों के मारे जाने या घायल होने का अनुमान भी लगाया जाता है। इस देश ने हजारों साल तक गुलामी झेली है। सैकड़ों सालों तक मुगलों ने राज किया और फिर अंग्रेजों का राज चला। इतिहासकार इसकी अलग अलग वजह बताते हैं, लेकिन किसी की नज़र देश के गुलाम बनने में वर्ण व्यवस्था या मनवादी सोच नहीं रही, जबकि यही एकमात्र सबसे बड़ी वजह है। इस देश के लोगों को 4 वर्णों में बांट दिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चारों वर्णों में सबसे ज्यादा आबादी शूद्रों की थी, जिन्हें अस्त्र शस्त्र उठाने की मनाही थी। उन्हें शहर गांवों के बाहर फेंक दिया गया। चंद राजपूत युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो रहे थे और सत्ताधारियों ने सबसे बड़ी जनसंख्या को अछूत बनाकर उन्हें सेना में भर्ती न करके देश को कमजोर बनाया हुआ था। सत्ता का लालच और घनघोर इनसिक्योरिटी के चलते ये देश बाहरी ताकतों की गुलामी झेलता रहा, लेकिन अछूत सेना में भर्ती हो ये किसी को गवारा नहीं था। यही स्थिति आज भी बनी हुई है। शूद्रों की बड़ी संख्या को भी अगर सेना में भर्ती किया गया होता, उनके हाथों में भी अगर तलवार दी गई होती, तो देश कभी गुलाम नहीं होता। आज भी सोने की चिड़िया होता। और भीमा कोरेगांव की लड़ाई इस बात का जीता जागता उदाहरण है। इतिहासकार और आलोचक प्रोफेसर ऋषिकेश कांबले कोरेगांव भीमा का एक पक्ष भी बताते हुए दावा करते हैं कि महारों ने मराठों को नहीं बल्कि ब्राह्मणों को हराया था। महार ब्राह्मणों से आग्रह कर रहे थे कि वे उनकी तरफ से अंग्रेजों से लड़ना चाहते हैं, लेकिन ब्राह्मणों ने छुआछूत जबरन दलितों पर थोप दिया, जिससे दलितों में नाराजगी बढ़ गई थी। जब महारों ने ब्राह्मणों से इसे खत्म करने को कहा तो वे नहीं माने और इसी वजह से वो ब्रिटिश फौज से जाकर मिल गए। अपनी ताकत और अपना जौहर दिखाने का अवसर उन्हें मिल गया। ब्रिटिश फौज ने महारों को ट्रेनिंग दी और पेशवाई के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया। मराठा शक्ति के नाम पर जो ब्राह्मणों की पेशवाई थी, ये लड़ाई दरअसल उनके खिलाफ थी और महारों ने उन्हें बुरी तरह हराया भी। ये मराठों के खिलाफ लड़ाई तो कतई नहीं थी। कांबले कहते हैं कि महारों और मराठों के खिलाफ किसी तरह का मतभेद या झगड़ा था ही नहीं और ऐसा इतिहास में भी कहीं नहीं लिखा है। अगर ब्राह्मण छुआछूत खत्म कर देते तो शायद ये लड़ाई भी नहीं होती। अब सवाल फिर यही आता है कि जब ये ब्राह्मण बनाम महार थी तो मराठाओं का नाम क्यों लिया जाता है? इसके जवाब में कांबले कहते हैं कि मराठाओं का नाम इसमें इसलिए लाया जाता है क्योंकि ब्राह्मणों ने मराठों से पेशवाई छीन ली थी। ये आखिरी पेशवा ब्राह्मण ताकत थी और ब्रिटिश उन्हें हराना चाहते थे। इसलिए ब्रितानी फौज ने महारों को साथ लिया और पेशवा राज खत्म कर दिया। महारों की इस विजय की याद में भीमा नदी के किनारे विजय स्तंभ की स्थापना की गई, जहां हर साल 1 जनवरी को दलित समुदाय के लोग युद्ध में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने और अपने पूर्वजों के शौर्य को याद करने के लिए यहां इकट्ठे होते हैं। लेकिन इसे दलितों का अस्मिता का केंद्र बनाया था बाबा साहेब आम्बेडकर ने। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सूबेदार थे। उनके जन्म के 1 साल बाद मई 1892 में ब्रिटिश शासन ने सेना के लिए मार्शल रेस थ्योरी को अमल में लाना शुरू किया और मई 1892 से महार रेजिमेंट में नई भर्ती बंद कर दी गई। अंबेडकर महार जाति से आते थे। महाराष्ट्र की इस जाति का सैनिक इतिहास शिवाजी के समय से शुरू होता है। शिवाजी दौर से आखिरी पेशवा तक महार मराठा सेना का हिस्सा हुआ करते थे और किले की सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर होती थी। पहले विश्व युद्ध के दौरान भी ब्रिटिश साम्राज्य को जब सैनिकों की जरूरत पड़ी तो महार रेजिमेंट को फिर से शुरू किया गया, लेकिन 1918 में युद्ध के बंद होने के बाद महार रेजिमेंट को फिर से बंद कर दिया गया। 1927 में आम्बेडकर ने पहली दफा अंग्रेजों के सामने सेना में महारों को बहाल करने की मांग रखी। इस सिलसिले में वो पहली बार भीमा कोरेगांव आए। यहाँ उन्होंने महार युवकों से अपनी क्षत्रिय परंपरा को जारी रखने की अपील की। इसके बाद वो कई दफा भीमा कोरेगांव आए। 1941 में अपने एक भाषण में अंबेडकर ने भीमा कोरेगांव का जिक्र करते हुए कहा कि इस जगह महारों ने पेशवा को हराया था। ये अंबेडकर थे जिनकी वजह से भीमा कोरेगांव दलित अस्मिता का केंद्र बन गया।
लेकिन ये हिंदुत्ववादी ताकतों को रास नहीं आया। 31 दिसंबर 2017 के दिन पुणे के ऐतिहासिक शनिवार वाड़ा में एल्गार परिषद की एक मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में प्रकाश अंबेडकर, जिग्नेश मेवानी, उमर खालिद, सोनी सोरी और बीजी कोलसे जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस मीटिंग के अगले दिन हर साल की तरह 1 जनवरी 2018 को भी युद्ध की 200वीं वर्षगांठ मनाने के लिए हजारों की तादाद में लोग जमा हो रहे थे। इस दौरान कुछ लोग भीमा कोरेगांव विजय स्तंभ की तरफ जाने वालों की गाड़ियों पर हमला कर देते हैं और पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। थोड़ी ही देर में वो हिंसा का रूप ले लेती है। इस हिंसा में साणसवाड़ी के राहुल पटांगले की मृत्यु हो जाती है। हिंसा के विरोध में दलित संगठन बंद का ऐलान करते हैं, जिसमें मुंबई, नासिक, पुणे, ठाणे, अहमदनगर, औरंगाबाद और सोलापुर सहित महाराष्ट्र के 1 दर्जन से अधिक शहरों में जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की जाती है। महाराष्ट्र के पुणे से शुरू हुई जाती हिंसा मुंबई और कई अन्य शहरों तक पहुंच जाती है। कई जगह दुकानों और ऑफिसों को आग के हवाले कर दिया जाता है। अब चर्चा का विषय होता है कि ये हिंसा किसने भड़काई। पुणे पुलिस दावा करती है कि भीमा कोरेगांव में 1 जनवरी 2018 को जो हिंसा भड़की उसके लिए एल्गार परिषद ही जिम्मेदार है। ये वही संगठन है जो 1 दिन पहले पुणे के शनिवार वाड़ा में बैठक बुलाकर रैली का आयोजन कर रहा था और बैठक के अगले दिन जो हिंसा होती है उसके तार इस बैठक से जुड़ते हैं, ऐसा कहना था पुणे की पुलिस का। अब कहा जाता है इस हिंसा के पीछे बड़ी नक्सल साजिश का हाथ भी था, लेकिन क्या ये पूरा सच है? कहानी में बड़ा मोड़ तब आता है जब पुणे की ग्रामीण पुलिस इस हिंसा का मास्टरमाइंड हिंदुत्व कार्यकर्ताओं को बताती है और इस मामले में संभाजी भिड़े और मिलिंद एक बोटे के खिलाफ FIR दर्ज की जाती है। पुलिस उन्हें 2 बार हिरासत में भी लेती है, लेकिन बहुत ज्यादा दिन के लिए नहीं। पुणे सेशंस कोर्ट मिलिंद एक बोटे को 19 अप्रैल को जमानत दे देती है, जबकि दूसरे आरोपी संभाजी भिड़े को पुलिस कभी गिरफ्तार ही नहीं करती, बावजूद इसके कि उनके खिलाफ इस मामले में लोगों को उकसाने का और हिंसा भड़काने का आरोप दर्ज था। विकिपीडिया के हवाले से पता चलता है कि भिड़े महाराष्ट्र के सांगली जिले के रहने वाले हैं। नरेंद्र मोदी भिड़े गुरुजी को अपना प्रेरणा स्थान मानते हैं। भिड़े गुरुजी साल 1980 तक RSS से जुड़े रहे। इसके बाद उन्होंने खुद का कट्टर हिंदुत्व पर आधारित ऐसा संगठन शुरू किया जिसका नाम रखा गया श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान, जो छत्रपति शिवाजी महाराज और धर्मवीर संभाजी महाराज के तत्व विचारों पर और कट्टर मराठा हिंदुत्व पर आधारित है। आउटलुक की एक खबर के मुताबिक संभाजी भिड़े गोविंद गायकवाड़ की समाधि को कथित रूप से तोड़ने के मामले में भी शामिल थे। मसला ये था कि ऐसा कहा जाता है कि संभाजी महाराज का अंतिम संस्कार गोविंद गायकवाड़ ने किया था, जबकि गोविंद दलित जाति के थे। संभाजी भिड़े ने ऐसी किसी बात का खंडन किया था। भीमा कोरेगांव मामले में इनके खिलाफ FIR तो हुई थी, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी। गिरफ्तारी होती है केवल दलितों की और उन सामाजिक कार्यकर्ताओं की जो शौर्य दिवस के आयोजक रहे। इस बात को लेकर आज भी सवाल उठते हैं कि 1 जनवरी 2018 की हिंसा के मामले में संगीन आरोपों के बावजूद दक्षिणपंथी हिंदुत्ववादी कार्यकर्ताओं को क्लीन चिट दे दी गई थी, जबकि वामपंथी रुझान वाले लोगों को गलत तरीके से फंसाया गया और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। आइए जानते हैं कैसे। 8 जनवरी को पुणे पुलिस तुषार गमगड़े नाम के एक शख्स की शिकायत पर एल्गार परिषद से जुड़े लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करती है। FIR में दावा किया जाता है कि हिंसा एल्गार परिषद के लोगों के भड़काऊ भाषण की वजह से भड़की। पुलिस निकल पड़ती है, तमाम कवियों, लेखकों, वकीलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कई वामपंथी कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों के घरों और दफ्तरों पर छापे मारे जाते हैं। पुलिस उनके लैपटॉप, हार्ड डिस्क और दूसरे डॉक्यूमेंट्स सब कुछ जब्त कर लेती है। इनसे मिले दस्तावेजों को अदालतों में सबूत के तौर पर पेश करते हुए पुलिस दावा करती है कि इसके पीछे माओवादी संगठनों का हाथ है। इस कड़ी में रोना विल्सन, वरवरा राव, सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा समेत 14 से ज्यादा सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस मामले की जांच पुणे पुलिस शुरू करती है और चार्जशीट दाखिल की जाती है। 4 महीने बाद 7 मई को पुणे पुलिस चार्जशीट में UAPA के एक्ट के तहत नए आरोप जोड़कर आतंकवाद जैसी धाराएं चिपका देती है। इसी मामले में NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी 24 जनवरी 2020 को एक FIR दर्ज करती है और IPC की कई कड़ी धाराओं के साथ UAPA के तहत आरोप जोड़ लेती है। पुणे पुलिस जांच पूरी करती है और केंद्र सरकार इस मामले को अब NIA को सौंप देती है। अब NIA इस मामले में 10,000 पेज की चार्जशीट स्पेशल कोर्ट में दाखिल करती है, जिसमें गौतम नवलखा को कश्मीरी अलगाववादियों के संपर्क में बताया जाता है। गौतम नवलखा एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट
और न्यूज़ क्लिक के पत्रकार थे। एनआईए ने चार्जशीट में कहा कि नवलखा कश्मीरी अलगाववादियों, पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी और माओवादी चरमपंथियों के संपर्क में थे। एनआईए ने कहा कि हमें नवलखा और पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के सदस्य गुलाम नबी फई के बीच संबंध मिले हैं। इनके अलावा इस मामले में डीयू के प्रोफेसर हनी बाबू को भी गिरफ्तार किया गया। चार्जशीट में एनआईए ने दावा किया था कि हनी बाबू माओवादी विचारधारा के साथ छात्रों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। एल्गार परिषद के कई सदस्यों और जाने माने दलित अधिकार और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को अलग अलग समय पर देश के अलग अलग कोनों से गिरफ्तार किया जा रहा था और उन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश और देश की एकता और अखंडता को तोड़ने की कोशिश करने जैसे गंभीर आरोप लगा दिए गए थे। सवाल है, क्या वो वाकई प्रधानमंत्री को मारने की योजना बना रहे थे? क्या कोरेगांव हिंसा के पीछे इन दलित एक्टिविस्ट्स और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स का ही हाथ था? द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक मैसाचुसेट्स में एक लैब है जिसका नाम है आर्सेनल कंसल्टिंग, जो लॉ फर्म्स, कॉरपोरेशंस और गवर्नमेंट एजेंसीज को डिजिटल फॉरेंसिक सर्विसेज देती है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को एनालाइज करती है, जिसमें दुनिया की सबसे ताकतवर टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। आर्सेनल कंसल्टिंग जांच शुरू करती है और इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि दलित अधिकार कार्यकर्ता रोना विल्सन के लैपटॉप पर एक साइबर हमला किया गया था। लैपटॉप को एक हैकर ने हैक किया था। हैकर ने रोना की गिरफ्तारी से ही पहले उनके लैपटॉप में 10 अक्षर प्लांट किए और इन अक्षरों का इस्तेमाल पहले पुणे पुलिस और बाद में एनआईए द्वारा एक सबूत के रूप में किया गया। आर्सेनल कंसल्टिंग के हेड स्पेंसर ने कहा कि ऐसी हैकिंग हमने पहले कभी नहीं देखी। लैब रिपोर्ट के मुताबिक एक मेलवेयर या वायरस के जरिए इस लैपटॉप में कई डॉक्यूमेंट्स रखे गए थे। इनमें वो विवादित पत्र भी हैं जिसमें कथित तौर पर रोना विल्सन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश के लिए हथियार जुटाने पर चर्चा भी की है। हाईकोर्ट में दायर याचिका के मुताबिक रोना विल्सन के कानूनी प्रतिनिधियों ने ये मांग की थी कि जो चीज़ें रोना से बरामद हुई हैं उनकी फॉरेंसिक जांच हो। इसके लिए उन्होंने अमेरिकी बार एसोसिएशन से मदद मांगी और उनकी मदद की भी गई। आर्सेनल कंसल्टिंग की रिपोर्ट के हवाले से दावा किया गया कि रोना विल्सन के लैपटॉप में पहला दस्तावेज उनकी गिरफ्तारी से 22 महीने पहले ही प्लांट किया जा चुका था। याचिका में कहा गया, एक हमलावर ने नेटवायर नाम के मेलवेयर का इस्तेमाल किया जिसके जरिए पहले याचिकाकर्ता की जासूसी की गई और फिर बाद में मेलवेयर के जरिए दूर से ही कई फाइलें डाल दी गईं, जिनमें सबूत के तौर पर पेश किए गए 10 दस्तावेज भी शामिल हैं। इन्हें एक फोल्डर में रखा गया था जिसे हिडन मोड में बनाया गया था और 22 महीनों के दौरान समय समय पर याचिकाकर्ता के लैपटॉप पर बिना उनकी जानकारी के उन्हें प्लांट किया जाता रहा। ये भी दावा किया गया कि विल्सन के लैपटॉप को कई बार रिमोटली नियंत्रित किया गया था। हालांकि आर्सेनल कंसल्टिंग की रिपोर्ट में ये नहीं बताया गया है कि साइबर हमलावर कौन था या उसका किसी संगठन या विभाग से कोई संबंध था। लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट ने नॉर्थ अमेरिका में मेलवेयर के 3 फ्रीलांसिंग स्पेशलिस्ट से इस रिपोर्ट की जांच करवाई है और उन सब ने इस रिपोर्ट को ठोस बताया है। इन गिरफ्तारियों में फादर स्टेन स्वामी भी थे जो रांची के एक पादरी थे। एनआईए ने उन्हें इसी केस में माओवादी संगठनों से संबंध रखने के आरोप में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया था। इनकी उम्र 83 साल थी। स्टेन स्वामी को भी स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याएं थीं। एक याचिका में उन्होंने कहा था उन्हें पानी पीने के लिए स्ट्रॉ तक नहीं दिया जाता। उनकी सेहत को देखते हुए कोर्ट ने मई 2021 में मुंबई के होली फैमिली हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराने का आदेश दिया, लेकिन यहाँ उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ और 5 जुलाई 2021 को होली फैमिली हॉस्पिटल में ही उनका निधन हो गया। स्टेन स्वामी लिखित रूप से उन आदिवासियों का समर्थन कर रहे थे जिन्होंने अपने अधिकारों को लेकर 2018 में सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था। उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उन 3000 आदिवासी पुरुषों और स्त्रियों को रिहा करने की अपील की थी जिन्हें माओवादी करार देकर जेल में बंद किया हुआ था। आदिवासियों की जमीन हड़पे जाने के मामले पर वो लगातार लिख रहे थे। अपने लेखों के जरिए वो बता रहे थे कि मल्टीनेशनल कंपनियां किस तरह सुनियोजित साजिश के तहत अलग अलग प्रोजेक्ट्स के नाम पर आदिवासियों की ज़मीनें हथिया रही हैं। आज के इस दौर में जब संविधान दिवस के दिन मध्य प्रदेश में एक दलित को लाठियों से पीट कर मार दिया जाता है, तब दलित समुदाय की दृढ़ता और अदम्य शौर्य, साहस और वीरता का स्मरण करना बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका उदाहरण भीमा कोरेगांव के बहादुर महार सैनिकों द्वारा दिया गया है, जिनके संघर्ष आज भी हमें प्रेरित करते हैं। वीडियो लाइक करना ना भूलें और इस घटना पर अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर भेजें।